Welcome and good morning. So, yesterday we saw the concepts of cloud computing, and one of the things that we paid attention to. Actually, we did not refer to this question directly, लेकिन हमने ऐसा इसका पूरा आंसर देखा, हमने बस क्वेश्चन नहीं देखा ये. तो क्वेश्चन था what and why. Alright. So, cloud computing के लिए why should we go for it? And furthermore, what is cloud computing? उसका पूरा definition वगैरह हमने explore किया. So we started with two W's here, all right, and we got the answers for them. What this benefits you in longer term is, you know, first of all, the exact concept, and second thing is its implementation. So what signify करता है कि concept क्या है? All right, conceptually speaking, what are you actually going to do? That is the answer which you get from this what. And furthermore, when you ask why, the answer is its implementation, the possibilities of implementation. So if you are studying something, why are you studying it? And then you obviously get the answers of implementation also. All right. So हमारे भाई के अंदर जॉब नहीं है या फिर करियर ट्रांजिशन नहीं है. हमारे भाई के अंदर था कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर लोग क्यों मूव हो रहे, and why is cloud computing impacting so many fields. So we saw the characteristics of cloud computing. All right, so what and why once you have the clear, then we go for how. तो उसको करना कैसे है, how do you implement it and how do you get on with it. लेकिन ये how से पहले there is one prime question, that is where. All right, तो ये where हमारे context में क्या है, हमारे context में where होता है from where. So we spoke कि big data हम implement करने वाले हैं on cloud computing, and one of the quintessential concepts into the domain of data is from where. तो from where क्या signify करता है? It signifies authenticity. मतलब तुम्हारा जो source है वो कितना अच्छा है. So let's take an example. Let's consider a group of final year students. So there is a bunch of final year guys, and they are studying, उनका circle friend circle है, and then final year में है तो obviously they are trying to explore new opportunities right now, right? So what happens is they decide कि यार अभी कुछ तो करना पड़ेगा जॉब वॉब के लिए, कुछ क्लास वगैरह करते हैं, कहीं पे जाते हैं, ऐसा कुछ एक्सप्लोर करते हैं. सो दे डिस्कस दिस अमंग्स देमसेल्फ, एंड देन उनके अंदर एक एक पप्पू होता है हर एक के ग्रुप में, तो उनके ग्रुप में भी एक पप्पू होगा. So what the Pappu will do is he will visit some website, he will do some random searches on YouTube, and then वो एक टेक्नोलॉजी ढूंढ लेगा. ठीक है, तो उसने टेक्नोलॉजी ढूंढ लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये टेक्नोलॉजी पढ़ना है और मैं मेरे सारे दोस्तों को मना भी लूंगा ये टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए. तो पप्पू जाएगा, उनको बोलेगा कि भाई हाँ अभी क्या, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंडिंग में है, तो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, मैंने ये कोर्स ढूंढा है, ऐसा है वैसा है, प्लेसमेंट हो जाएगा सब कुछ. सो लेट्स से कि पप्पू एक कंसेप्ट लेकर आया, तो अब ग्रुप के अंदर कैसा है, उसका नाम ही पप्पू है, सो ऑब्वियसली उसके ऊपर विश्वास रखना थोड़ी अटपटी बात है सबके लिए. तो एक बार को सबने समझो मान लिया कि नहीं यार, इसने भले ही ये हर काम अच्छा नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इसने जो टेक्नोलॉजी लाया है, दिस इज वर्थ लिसनिंग टू. So what his friends do is they go to the internet, they also refer to the references जो कि उसने दिए हैं, वीडियोस वगैरह देखेंगे, एंड देन दे आर कन्विंस कि हाँ भाई ठीक है, पप्पू ने इस टाइम जो आइडिया लेकर आया है दैट इज वर्थ परस्यूइंग. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पप्पू दिस टाइम. सो ये लोग उसकी सुनते हैं और ये लोग अभी नेक्स्ट स्टेप आता है. ऑल राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑलवेज नेक्स्ट स्टेप होता है पप्पा, क्योंकि पैसे आने वाले हैं पप्पा से. सो इट डजेंट मैटर कि पप्पू क्या लाता है, इट डजेंट मैटर व्हाट यू लाइक, व्हाट मैटर्स इज वेदर और नॉट पप्पा इज कन्विंस्ड. तो अब तुम अगर पप्पा के पास जाओगे और पप्पा को बोलोगे कि भाई हमारे ग्रुप का एक पप्पू है जिसने ऐसा ऐसा कोर्स लाया है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी फाइनेंस्ड बिकॉज दैट्स आर वेरी क्लियर. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पप्पू देखे, so obviously they are not going to pay attention to this guy. उसको अटेंशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ ऑथेंटिसिटी. ठीक है, एक होती है ऑथेंटिसिटी
एंड एक होता है ट्रैक रिकॉर्ड। ऑलराइट, सो बिजनेस के जार्गन में दिस इज कॉल्ड एज पीटीआर। पीटीआर माने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, तो अपनी भाषा में सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। तो पापा को पता है कि पप्पू का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो व्हाट ही इज गोइंग टू टेल यू इज, भाई इसने जो भी कोर्स लाया है ना, तू पहले इसकी कंडीशन देख, आई डोंट थिंक दिस गाइस ट्रस्टवर्दी। और तू क्या बोल रहा है, यहाँ पर जाना है, 40,000 का 50,000 का कोर्स है, देन यू विल गेट जॉब, ये सब नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो व्हाट पापा इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू dismiss your proposal. Now let's imagine another scenario. दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, ग्रुप ने, अभी बैकवर्ड आते हैं हम, जब तक के ग्रुप ने डिस्कस किया था दैट वी नीड टू जॉइन अ कोर्स एंड वी नीड टू गेट सीरियस अबाउट अवर करियर्स। सो व्हाट हैपेंस हियर नाउ इज, सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई घर पे जाएंगे, रिसोर्सेज ढूंढेंगे और आके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सो दे गो आउट एंड देन एक वीक के बाद में उनका रिसर्च हो जाता है, सो दे डिस्कस, और वो बोलते हैं कि भाई मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। तो ग्रुप के अंदर 4 टेक्नोलॉजीज निकल के आई, तो किसी को सेम मिली, किसी ने अलग अलग लेके आया, लेकिन अभी 4 टेक्नोलॉजीज है। तो व्हाट शुड दे गो फॉर अमंग्स दिस 4 टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हर एक ने रिसर्च किया है और हर एक ने देखा है कि सारी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है। सो व्हाट दे डू इज नाउ दे गो टू देयर प्रोफेसर एंड दे विजिट देयर प्रोफेसर एचओडी, जो जिससे भी उनका रैपर्ट अच्छा होगा, या फिर देन दे कनेक्ट विद अ सीनियर जो कि कहीं पर जॉब वगैरह को है, बट प्रोफेसर इज अवर प्रेफर्ड सिनेरियो। देन दे गो टू हिम एंड दे टेल हिम कि सर हमें ऐसा ऐसा इंसाइट मिला है। ये इंसाइट मिलने के बाद में, प्रोफेसर आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए, वेयर शुड वी गो फॉर, हम कौन सी टेक्नोलॉजी को जाए और हम कौन सा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करें। So now the professor has given them some advice कि भाई ये XYZ technology you should learn this, and secondly you should learn it from Hyderabad or Pune or somewhere, जो भी उन्होंने direction दिया। Now this bunch of people goes home. When they go home, they connect with their papa and now they tell papa कि पापा ये कोर्स करना है। पापा का सवाल स्टिल कांस्टेंट है, बोला किसने, पहले पप्पू ने बोला था, अब ये लोग बोलेंगे प्रोफेसर ने बोला है। सो नाउ पप्पा हैज वेरीफाइड द फर्स्ट चेक। फर्स्ट चेक कौन सा है, फर्स्ट चेक है कि डेटा का ऑथेंटिसिटी है क्या, डेटा कहाँ से आया है। ऑलराइट, तो ऑथेंटिसिटी का एक पार्ट होता है ओरिजिन क्या है, तो यहाँ पर ओरिजिन आया है प्रोफेसर का, दैट मीन्स कि ओरिजिन करेक्ट है। प्रोफेसर अगर गाइड कर रहा है तो गलत गाइड करेगा नहीं, क्योंकि वो कॉलेज में है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑलराइट, एंड देयर इज अ सेकेंड पार्ट कि जो प्रोफेसर ने बोला है वो चीज़ को वेरीफाई करना। तो अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग कहीं नहीं होता। ऑलराइट, सो इफ़ यू टेल समवन कि प्रोफेसर ने ये बोला है, तो अपने घर वाले अंधविश्वास रखते हैं स्कूल वालों के ऊपर, कॉलेज वालों के ऊपर, क्योंकि अभी वो करेंगे भी क्या, राइट। आफ्टर 20 ईयर्स इफ यू कंसिडर योर सिनेरियो ऑल्सो, अगर तुम लोग टेक्नोलॉजी के टच में नहीं हो तो यू कैन नॉट वेरीफाई कि जो प्रोफेसर बोल रहा है वो सही है या गलत है, बट एटलीस्ट वी ट्राई टू। ऑलराइट, हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर कोई कुछ चीज़ को हमें बता रहा है, सो वी शुड वेरीफाई कि भाई इसने बोला है, सोर्स तो करेक्ट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है क्या। तो इन्फॉर्मेशन का एक कंपैरिजन करना पड़ता है उसकी ओरिजिनलिटी के लिए। तो वो चेक तो हमारे यहाँ होगा नहीं प्रोफेसर के मामले में, लेकिन क्या होगा कि पापा ने देखा भाई ऑथेंटिक सोर्स है, तो पापा ने तुम्हें वेरिफिकेशन दे दिया, ठीक है भाई तुम चले जाओ, तुम्हारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ऑल द मोर बेटर। वो दूसरे फ्रेंड के डैड के साथ वगैरह कनेक्ट कर लेंगे एंड they'll बी रिलैक्स कि अब हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, there's a bunch of guys going out there and all of them are on the same track, तो कुछ सीख कर आएंगे। नाउ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर इज, हमने जो बात किया ये पूरी बात डेटा के रिगार्डिंग हुई, लेकिन हमने जो कंसेप्ट देखा दैट इज अ प्रैक्टिकल लाइफ कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक स्टैगरिंग रियलाइजेशन ये है दैट योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑलराइट, इफ यू से कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे माँ बाप को नहीं समझेगा, मेरी माँ को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, देन दैट इज अवर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज अल्टीमेटली द ओनली 2 पीपल जिनके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ रख सकते हैं आर अवर पेरेंट्स। They might not know everything, but they are always good at intention.
तो ये सारी चीज़ें उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं सीखा, उन्होंने डेटा वगैरह बिग डेटा नहीं सीखा है, लेकिन उनको ये चीज़ पता है। उसका रीज़न है कि अपनी भाषा में उन्होंने अपने से ज़्यादा ज़िंदगी जिया है, ज़्यादा दुनिया देखी है। बट स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ आवर कंसेप्ट, उनको ऑथेंटिसिटी क्या है ये पता है। और उनको पता कैसे चला? ऑब्वियसली ट्रस्ट ब्रेक हुआ होगा। उन्होंने नाइव तरीके से किसी पप्पू का सुना होगा, देन उन्हें पता चला कि भाई पप्पू का नहीं सुनना चाहिए, ऑलवेज किसी ऑथेंटिक इंसान का सुनना चाहिए। और वहाँ से उन्होंने वो लाइफ लेसन सीखा, एंड देन दे आर इम्प्लीमेंटिंग दैट लाइफ लेसन इनटू देयर प्रैक्टिकल लाइफ, ऑन द लाइफ ऑफ देयर चाइल्ड। लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द कंपनी, राइट? कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई चलो फिलहाल के लिए तो कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। So it doesn't work like that into the company. So what you need to know is authenticity कितना है, जो तुम डेटा ले रहे हो उसका ओरिजिन रिलायबल है या नहीं है। Now let's go to Google and search for cloud computing here. तो ये मैं अगर गूगल को जाऊंगा तो सबसे पहला जो रिसोर्स आया है ये 0% रिलायबल है। ऑल राइट, एक्चुअली स्पीकिंग 10वीं से ही हमें बता देना चाहिए कि भाई विकीपीडिया के अंदर कुछ नहीं होता, विकीपीडिया को फॉलो मत करो। लेकिन हमें इंजीनियरिंग के अंदर भी विकीपीडिया को यूज़ करने दिया जा रहा था। सो विकीपीडिया इज़ नॉट अ ट्रस्टेड रिसोर्स। वाई इज़ इट नॉट ट्रस्टेड? क्योंकि वो पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूटेड है, उसका कोई सेंसस नहीं है। ऑल राइट, सो नो वन इज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and the authenticity of information, and if there is no authenticity you cannot rely on the resource. तो पहला ये मिला हमें, दूसरा ZDNet, देखो तीसरा, अब तीसरा आया हमारा azure.microsoft.com. so this is a reliable resource. reliable क्यों है? क्योंकि what does Azure do? Microsoft Azure cloud computing का one of the major players है। ऑलराइट, सो व्हाट इट मीन्स इज जो कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में है वो ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डेफिनेशन देगी वो एक्सेप्टेबल होगा। तो जैसा हमने कल NIST का डेफिनेशन देखा था, तो माइक्रोसॉफ्ट एजर का डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो। नो वन इज गोइंग टू से नो टू यू। ऑलराइट, देन ये इन्फोवर्ल्ड, अगेन अ बैड रिसोर्स। देन अगेन यू कम टू aws.amazon.com. अगेन AWS इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन, इसका डेफिनेशन रेफर कर सकते हो, राइट? और इनके डेफिनेशन देखोगे तो NIST से सिंपल मिलेंगे, राइट? क्योंकि इन्हें कस्टमर को बस बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये डेफिनेशन मैनेजमेंट के हिसाब से लिखते हैं। ऑलराइट, सो व्हेनेवर समथिंग इज राइटिंग समथिंग, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव होता है उनके दिमाग में कि मुझे ये आर्टिकल लिखना है, तो व्हाट आर द ऑडियंसेस, राइट? और ऑडियंस के हिसाब से अगर ऑडियंस मैनेजमेंट का होगा, इट इज़ ट्रू कि इंजीनियर्स जो होते हैं तो मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, MBA कॉलेजेस में 50% से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं। ऑलराइट, पीपल फ्रॉम टेक आर इनटू मैनेजमेंट, लेकिन दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर मैनेजमेंट। ऑलराइट, मैनेजमेंट के लिए जो आर्टिकल लिखे जाएंगे उनका स्टैंडर्ड होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्यों होता है? बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा रहे हैं MBA करने, बट द कोर पीपल हु आर गोइंग फॉर MBA आर BBA, the ones with BCom or MCom, right? The ones with other specializations, other graduations. ऐसे लोग अगर उधर जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली द डिफॉल्ट इज नॉन टेक। तो अगर ऑडियंस मैनेजमेंट है तो सिंपल लिखना पड़ता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अवॉइड करनी पड़ती है ताकि उनको समझे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को समझेगा नहीं तो उनका डिफॉल्ट नो होता है। ऑलराइट, देखो ये एक और डिफरेंस है। सो इफ यू आर अ टेक्निकल गाय, तुम्हें अगर बोला जाए कि भाई देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी तेरे को पढ़ना है, कैन यू स्टडी इट? द डिफॉल्ट फॉर टेक्निकल बंदा इज यस, ही विल से यस, एंड द डिफॉल्ट फॉर मैनेजमेंट गाय इज नो, क्योंकि वो पहले बोलेगा कि भाई व्हाट आर यू टेलिंग मी, जस्ट टेल मी इन प्लेन सिंपल वर्ड्स, टेल मी द व्हाई अबाउट इट। ऑलराइट, मैनेजमेंट को व्हाई इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पैसा, सो दे आर क्लियर अबाउट देयर फील्ड वर्क।
तो इसके लिए उनका डिफ़ॉल्ट होता है नो। तो अगर मैनेजमेंट को समझेगा नहीं, तो वो सीधा नहीं बोल देंगे। ऑलराइट, इसीलिए इन्होंने जो डेफिनेशंस लिखे हैं, दोज डेफिनेशंस आर सिंपल। देन यू हैव अगेन पीसी मैग, देखो सर्च क्लाउड कंप्यूटिंग, इन्वेस्टोपीडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट दिस मीन्स इज, हमने अगर गूगल किया तो हमें जो डेफिनेशन मिली है वो काम की नहीं है। ऑलराइट, काम की क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फ्रॉम वेयर है, ये ऑथेंटिसिटी हमें नहीं मिल रही। यहाँ पर किसी ने भी कुछ भी आकर लिख दिया है, दैट इज नॉट अलाउड। तो इन रिसोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं। ऑलराइट, अब बेसिकली दे आर मीडियाज। ये सारे जो वेबसाइट्स है, दीज आर अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो मीडिया मतलब हमें एक्सपोजर है सिर्फ टीवी का और न्यूज़पेपर का, बट एक्चुअली मीडिया के अंदर वो सारी चीज़ आती है जो मास कम्युनिकेशन करती है। ऑलराइट, मास कम्युनिकेशंस मीन्स व्हेन यू आर कनेक्टिंग विथ वन आर्टिकल एंड विथ 10,000 पीपल। तो अगर तुम्हारी एक ही चीज़ 10,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होकर सबको रीच हो गए, then that is called as mass communication. All right, magazines, articles, YouTube videos, then educational channels, everything comes under media. And then there are two types of this media. तो एक होता है पब्लिक मीडिया, अपनी भाषा में यह हो गया पप्पो, और दूसरा होता है बिजनेस मीडिया। अब देखो, अपना डिफॉल्ट ऐसा है कि व्हेन यू लिसन एक पब्लिक मीडिया है, दिमाग में कहीं तो क्लिक हुआ होगा कि दूसरा प्राइवेट मीडिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना मेंटेलिटी बन चुका है। ओल्ड का अपोजिट हम तुरंत न्यू पकड़ लेते हैं, बिग डेटा का अपोजिट हम तुरंत स्मॉल डेटा पकड़ लेंगे। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने दिमाग में डिफॉल्ट हो चुकी है, और ये डिफॉल्ट का ही यूज़ कर करके ऊपर वाले लोग ऊपर है और अपन यहीं पर है, लॉर्ड माउंटबेटन की कृपा से। तो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पब्लिक मीडिया सिनेरियो, पब्लिक मीडिया के अंदर अपलोड करने को और डिस्ट्रीब्यूट करने को हमें भी पैसा लगा क्या? नो। सो देर इज नो मनी इन्वेस्टमेंट ethically in the terms of public media. So what this means is public media is first of all biased. Biased क्यों है? क्योंकि it is paid media. तो अभी हमने बोला कि we are not paying anything for public media, and then we are saying कि public media paid भी है। तो ये जो पेड वाला ऑप्शन है ना, ये पेड वाला ऑप्शन स्पॉन्सर्स के लिए लागू होता है। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एनी न्यूज़ चैनल दैट यू वॉच। तो वो जो न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ चैनल किसी चीज़ न्यूज़ को बताएगा, एंड देन बिटवीन द न्यूज़ उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आती है। राइट, नाउ दैट एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट फंडेड होगी, बराबर। ऐसा तो नहीं है कि देर इज सम गाय and he is just philanthropically displaying the advertisement of Nestle, या फिर कोई ऐसे ही उसको अच्छा लगा इसके लिए मॉर्टिन की एडवर्टीजमेंट कर रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली इफ यू आर सीइंग द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम मॉर्टिन, फ्रॉम नेस्ले, देन यू नो कि इन कंपनियों ने क्या किया है, टीवी वालों को पैसे दिए टू डिस्प्ले देयर एडवर्टीजमेंट ऑन देयर चैनल। ठीक है, इट्स बिजनेस, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट द थिंग that makes our trust issues more complicated comes afterwards. Now let's imagine a scenario कि नेस्ले की फैक्ट्री में, मॉर्टिन के फैक्ट्री प्लांट में कोई इश्यू हो जाता है। ऑलराइट, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वहाँ पर रेड होता है, एंड देन देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज कॉट अप इन दैट पर्टिकुलर कंपनीज प्लांट। अभी हाउ लाइकली इज द चैनल टू शो दैट न्यूज ट्रांसपेरेंटली? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो न्यूज़ बताएंगे या नहीं बताएंगे, आई एम आस्किंग इफ दे विल शो इट ट्रांसपेरेंटली। सो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बी 100% ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, क्योंकि भाई वो तो स्पॉन्सर है ना इनका, स्पॉन्सर इनको पैसे दे रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब ये जो रेट्स वगैरह है ये रोज तो होती नहीं है, सो दैट मीन्स कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल उस कंपनी ने इस न्यूज़ चैनल को पैसे दिए हैं फॉर डिस्प्लेइंग द एडवर्टीजमेंट, और वो जो पैसे होते हैं वो कम नहीं होते, एक्चुअली वो अनजस्टिफाइड अमाउंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं।
सो दैट इज नॉट एन जस्टिफाइड अमाउंट. बट द थिंग इज ये लोग तो पैसे ले लेते हैं. सो दीज पीपल आर रिपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम देयर मनी. और इनका डेट तब क्लियर होता है जब उनके ऊपर कोई आँच आएगी. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू बी बायस. वो जो न्यूज़ बताएंगे ना उसको तोड़ मरोड़ के बताएंगे. एंड दिस हैपन्स विथ एवरी पब्लिक मीडिया. और ये हर पब्लिक मीडिया के साथ होने की वजह से ही पीपल डू नॉट ट्रस्ट मीडिया. तो हम जो बोलते हैं कि मीडिया को ट्रस्ट नहीं करना, उसका रीज़न ये है कि वो अगर तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं तो अपने को लगता है कि टीआरपी इज द ओनली रीज़न. बट टीआरपी इज नॉट एक्चुअली द रीज़न. टीआरपी इज द रीज़न जो हमको बताया जाता है. एक्चुअल उनका जो सिस्टम है वो ऐसा चलता है. व्हाट दे हैव इज दे हैव received the money from the sponsors and they make some decisions based on that. ऑलराइट, तो ये हो गया पब्लिक मीडिया. तो ये टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे गलती हुआ है हमारा. तो अपनी भाषा में अगर पप्पू की बात करें तो हो सकता है भाई पप्पू ने तुम्हें जो क्लास लाके दिया, वो क्लास वाले सर ने पप्पू को बोला था कि भाई तू मेरे को 4 स्टूडेंट लेके आ, मैं तेरे को फ्री में पढ़ा दूंगा. सो इन दैट सिनेरियो ये पब्लिक मीडिया अपने पप्पू पर भी अप्लाई हो गया. नाउ इफ वी गो टू द प्रोफेसर्स केस. अब यहाँ पर प्रोफेसर एक्चुअली में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्रोफेसर हमसे पैसे नहीं लेगा. बट बिजनेस मीडिया पैसे लेता है. बट वी आर स्टिल राइटिंग अनपेड मीडिया. ऑलराइट, बिजनेस मीडिया पैसे लेता है फिर भी वो अनपेड है, और पब्लिक मीडिया पैसे नहीं लेता फिर भी वो पेड है. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक अपन यहाँ पर देखते हैं. दिस इज ए बिजनेस मीडिया वेबसाइट. ऑलराइट, ये वेबसाइट है आईडीसी का. इफ यू लुक एट देयर tagline, the tagline is analyze the future. So what does IDC do is IDC carry out research and surveys across the globe on different things. Alright, तो इनके पास हर डोमेन के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, या फिर ये अकॉर्डिंग टू द रिसर्च लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं उनके मंच पर आने की और वहाँ पर उनके साथ रिसर्च कैरी आउट करने की. एंड देन उन रिसर्च के बेसिस पे एक रिसर्च पेपर जनरेट होता है. ऑलराइट, उस रिसर्च पेपर को बोला जाता है व्हाइट पेपर. तो हमने रिसर्च पेपर अब तक सुना है, तो जब तक वो टेक्निकल होता है ओनली तो वो रिसर्च पेपर होता है. लेकिन जब उस चीज़ को किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है और उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कंपनी वाइड कॉर्पोरेट में आ गया, तब उसको व्हाइट पेपर बोला जाता है. ऑलराइट, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड व्हाइट पेपर. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर हियर ऑनवर्ड्स आर व्हाइट पेपर. So for every topic you have a separate white paper generated by corresponding cloud providers. क्योंकि उन्हें अपना जो सारा वर्किंग है वो लोगों को समझाना है कॉर्पोरेट की भाषा में, और लोगों को समझे ऐसे वैलिड मीडियम से, तो वो मीडियम्स होता है व्हाइट पेपर. सो लेट्स एज्यूम कि तुम्हें जो रिसर्च करना है वो रिसर्च तुम्हें करना है क्लाउड कंप्यूटिंग पे. तो तुम यहाँ पर जाते हो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देन यू सिलेक्ट वन ऑफ दिस व्हाइट पेपर्स हियर. तो यहाँ पर कितने आ गए? 3500 व्हाइट पेपर अवेलेबल है. ऑलराइट, तो ये कोविड-19 दिख रहा है तो थोड़ा ट्रेंडिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. इट सेज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, स्पॉटलाइट ऑन सर्वर्स, एक्सटर्नल स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो अभी ये कब प्रोड्यूस हुआ है, जून 2020. तो इन्होंने जैसा ही कोविड का इम्पैक्ट आ रहा था, दे कैरिड आउट दिस सर्वे एंड दे हैव डिक्लेयर्ड द नेम्स ऑफ पीपल. तो यहाँ पर बाय भी तुम्हें समझ रहा है कि अगर इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तुम्हें, इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस, तो तुम यू कैन एक्चुअली राइट ऑन टू आईडीसी और यू कैन राइट ऑन टू दिस रिसर्च एनालिस्ट. क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तुम्हें क्लियर बताया कि भाई दिस पर्सन वॉज इन्वॉल्व, दिस गाय एंड देन दिस गाय. तो इन तीनों ने मिलकर ये रायता फैलाया है. इफ़ यू थिंक दैट दिस इज नॉट वैलिड तो तुम आईडीसी को पहले लिख सकते हो ऑफिशियली एंड यू कैन ऑल्सो डिमांड अ रिफंड. रिफंड क्यों डिमांड करोगे? क्योंकि लेट्स सी द प्राइस हियर. सो इट सेज $4,500. फॉर द सिंप्लिसिटी, that is the count of how much we require
टू बाय दिस वन वाइट पेपर। तो इसकी कीमत है अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख। 3.5 लाख लगेंगे अपने को ये वाइट पेपर लेने को। एंड दिस इज व्हाट कंपनीज डू। ऑलराइट, दिस इज व्हाई बिजनेस मीडिया इज अर्निंग। तो 3.5 लाख एक पेपर के लगेंगे, और उस पेपर के अंदर क्या है, उस पेपर के अंदर स्लाइड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ऑलराइट, सो दिस इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाइट पेपर नहीं है, ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बनाया गया है। सो ये इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि लोगों को व्हाइट पेपर डाउनलोड करना पड़ता है। फिर भी मैनेजमेंट जो होता है वो लेजी होता है। मैनेजमेंट आर नॉट रेडी टू रीड ऑल द स्टफ। सो व्हाट दे टेल दिस गाइज इज, ठीक है भाई तूने व्हाइट पेपर डाउनलोड किया ना, लेट्स डू वन थिंग, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम दैट व्हाइट पेपर एंड देन वी विल रेफर टू योर प्रेजेंटेशन। तो अब लोगों को बाद में जाके प्रेजेंटेशन बनाना ही है, तो आईडीसी ने तुम्हें डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दे दिया। प्रेजेंटेशन कितना है, 19 स्लाइड्स का। तो तुम्हारे पास पूरे 20 स्लाइड भी नहीं है, और 19 स्लाइड्स के यू आर गोइंग टू पे 3.25 लाख। ऑलराइट, 3.25 से 3.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा ऑब्वियसली, ये पूरा 3.5 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाओगे शॉपिंग में तुम्हें जीएसटी वगैरह लगेगा, शिपिंग लगेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 पे पहुंच ही जाओगे। व्हाट दिस मीन्स इज, तुम जब बिजनेस मीडिया पर गए तो तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें बाय करना पड़ा। लेकिन इनका कोई स्पॉन्सर है क्या? देर इज नो स्पॉन्सर ऑन दिस वेबसाइट। यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है क्या? नन। इसी जगह पे अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अगर जाते हैं, देखो ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। ये न्यूज़ का वेबसाइट है, लेकिन ये पहले हमको न्यूज़ नहीं देंगे, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट उनका है। लेकिन साइट पर जाने के बाद भी ये देखो, कुछ ना कुछ आते रहेगा यहाँ पर, ठीक है, लुक एट दिस। सो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट वालों से ये पैसे कमा रहे हैं ना। सो दिस इज हैपनिंग हियर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा। सो इसीलिए कंपनी के अंदर जिस चीज़ को प्रेफर किया जाता है वो होता है बिजनेस मीडिया। एंड यू कैन पुट ऑन दिस पॉइंट्स टू। सो कल को यू जॉइन अ कंपनी एंड देन यू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विथ योर कॉलीग। तो तुम्हारा कॉलीग बोलता है कि नहीं नहीं भाई, क्लाउड इज गोइंग टू फेल, और उसने तुमको कुछ आर्टिकल बता दिया। नाउ यू नीड टू पुट ऑन पर्सपेक्टिव विथ इट। आर्ग्यू नहीं करना है, यू नीड टू जस्ट पुट ऑन द पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव कैसे पुट ऑन करोगे? ऑल राइट भाई, लेट्स सी व्हाट इज योर रिसोर्स। और ये चीज़ न्यूज़ के बारे में भी होती है, लेकिन ये चीज़ बाहर तक आती नहीं है। तो जो मीडिया अनपेड होता है उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो तुम भी अनपेड हो वहाँ पे, तुम्हें वो सामने वाला पैसा थोड़ी दे रहा कि तुम उसकी सुन लोगे, पैसा तो अपने को कंपनी दे रही है। Even if he is your manager or your boss, you can directly speak with him on a front। ऐसा क्यों? क्योंकि when you join proper companies, अब अपनी इंडियन कंपनीज में ये गलत कल्चर है कि जो बॉस होता है ना उसके हाथ में सारी चीज़ें होती है। बट इफ़ यू रेफर टू इंटरनेशनल कंपनीज, वहाँ पे द ओनली थिंग मैटर्स इज योर वर्क। तो अपना जो असेसमेंट है उसके अंदर अपने बॉस का भी हाथ नहीं होता। सिंपली पुट, अपने को कितना काम दिया गया, अपन ने कितना किया, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट वी वर्कड ऑन, एनालाइज होता है, उसके हिसाब से अपना असेसमेंट होता है, बात खत्म। और असेसमेंट वो बंदा करता है जिसको ना तुमने कभी देखा है ना जिसने तुमको कभी देखा है। सो दैट वेरीफाइज दैट द असेसमेंट इज 100% ट्रांसपेरेंट। तो अगर यू गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट विद समवन लाइक दिस, द ओनली थिंग यू शुड आस्क हिम इज, भाई ठीक है, लेट्स सी द सोर्स। और अगर उसका सोर्स पब्लिक मीडिया है, देन यू डू नॉट नीड टू इवन स्पीक विथ हिम। उसको बस बोल दो कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या है, वो तो कुछ भी छाप देगा। उनका क्या है, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं कहीं से भी। उन्हें क्या करना है भाई, 30 पन्ने का पेपर रोज छापना है उनको। तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा उसके अंदर। वो कुछ ना कुछ कुछ भी हो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब 30 पन्ने का पेपर जो चालू कर दिया। अगर 2 पन्ने का 4 पन्ने का पेपर होता तो क्वालिटी कंटेंट लिखते। 30 पन्ने का हो गया, इसके लिए उसमें आधा बॉलीवुड ही भर देते वो, क्योंकि वो बेचे भी जाता है, लोग ज़्यादा बॉलीवुड ही पढ़ते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, public media is biased and it is making a fool out of people, whereas business media is unbiased and it is unpaid by the sponsors। इनका जो ट्रांजैक्शन होता है, इनका होता है अपफ्रंट ट्रांजैक्शन। तो व्हेन वी गो हियर,
आईडीसी ने अपने को डायरेक्टली बोला कि भाई 3.25 लाख लगेगा, पहले पैसा उनको जाएगा फिर अपने को व्हाइट पेपर मिलेगा। दे आर अपफ्रंट अबाउट इट, देर आर नो हिडन एजेंडाज हियर। तो भाई पे करेगा तो तेरे को मिलेगा, देर आर नो लिंक्स, देर आर नो सब्सक्रिप्शन, देर आर नो कूपन्स। सो व्हाट दिस मीन्स इज इनका जो वे ऑफ बिजनेस है ये अपफ्रंट है, और ये अपफ्रंट वे ऑफ बिजनेस इज व्हाट पीपल लाइक। ऑलराइट, और इसीलिए ये कॉर्पोरेट में चलता है। तो अपन ने जो कल डेफिनेशन रेफर किया था एनआईएसटी का, एनआईएसटी का डेफिनेशन हमने क्यों रेफर किया, बिकॉज इट इज द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन रिलीज किया है, और गवर्नमेंट भी कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यू कैन रिलाई ऑन द डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने जो डेफिनेशन रिलीज किया वो रिसर्च विंग ने किया है उनके। ऑलराइट, इट इज़ नॉट एंटायरली गवर्नमेंट्स डेफिनेशन, वो डेफिनेशन रिलीज हुआ है रिसर्च विंग से। तो यहाँ पर देखो साइड के ऊपर एक CSRC दिख रहा है। सो ये जो CSRC है, ये इनका एक विंग है NIST का, और इस विंग का फुल फॉर्म यहाँ पर है कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर। तो ये जो विंग है ये साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करता है एज वी सॉ यस्टरडे, और ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन इन्होंने बनाया है। अगेन, जो भी मीडिया ट्रस्टेड होगा वो हमेशा ऑथर बताएगा। अगर तुम कोई चिंदी से चिंदी भी चीज़ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वो ऑथर लिखते हैं कि ऑथर कौन है, हर वाइट पेपर के अंदर ऑथर होता है। सो द रीजन इज दे हैव ट्रांसपेरेंसी। अभी अगर अपन बायजूस के ऊपर गए, सो व्हाट दे विल से इज फ्रॉम आवर ट्रस्टेड ट्रेनर्स, ऑलराइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस ट्रेनर्स। लेकिन ट्रेनर कौन है, उसका नाम है क्या वहाँ पर, उसका अकम्पलिशमेंट है क्या वहाँ पर, सो यू डोंट हैव दैट। ऑलराइट, वो बस लिखते हैं। देर आर मेनी वेबसाइट्स जो टीचिंग करते हैं, एंड देन विद द टीचिंग दे हैव दिस थिंग कि वी हैव टीचर्स विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन कौन है वो टीचर वो तो पता चले लोगों को, बट दे डू नॉट हैव दैट ट्रांसपेरेंसी। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि एथिक्स नहीं है। ऑलराइट, तो यू विल बी, आई एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड, आई डोंट नो तुम शॉक होंगे कि नहीं, बट देर इज अ न्यू ब्रांच इन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट डोमेन जो कि इमर्ज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एथिक्स डिपार्टमेंट। तो इन लोगों का काम एक्चुअली क्या होता है, सोचना। ऑलराइट, सो दीज आर द पीपल जिन्होंने फिलोसोफर्स को स्टडी किया है, एथिक्स को स्टडी किया है, एंड दे डिसाइड कि इफ अ कंपनी इज डूइंग सर्टन थिंग, इफ दे आर टेकिंग सर्टन डिसीजन, तो वो डिसीजन वर्थ टेकिंग है या नहीं है, एंड व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ दैट डिसीजन। ये काम करने का एथिक्स डिपार्टमेंट अभी है। ऑब्वियसली दिस इज इन टॉप मोस्ट कंपनीज, और अभी ग्लोबल कल्चर नहीं बना है एथिक्स का, बट द थिंग इज ये चीज़ भी डेवलप हो चुकी है। सो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग पेड टू थिंक एंड जस्ट टेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड समवन डू एंड व्हाट शुड समवन नॉट डू। क्योंकि बिजनेस के अंदर वी नो थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल ऑलवेज टेक सेल्फिश डिसीजंस, और उसीलिए ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। सो दीज थिंग्स कीप ऑन कमिंग। लेकिन ये जो फिलोसॉफी सेट हो गया है बिजनेस मीडिया का, पब्लिक मीडिया का, ये कहीं नहीं जा रहा। ऑलराइट, एंड व्हाई इज इट नॉट गोइंग समवेयर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर किसी बंदे से बात करो, वो तुम्हें बोले कि भाई ये XYZ अपना प्रोडक्ट है, तुम बोलोगे कि ठीक है प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, उसने तुम्हें विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट पॉइंट ब्लैक प्राइसिंग बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है 500 रुपये का। देन यू मीट अनदर गाय, उसको तुम बोलते हो प्रोडक्ट कैसा ऐसा वैसा, वो बोलता है अरे भाई तू तो दोस्त है अपना, अपन कर लेंगे ऐसा वैसा। वो बंदा झोल है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट स्पीकिंग अपफ्रंट विथ यू। कल को जाके वो तुम्हें 500 से कम अमाउंट में प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन व्हाट इज द गारंटी कि तुम्हें जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। एज अपोज टू दैट, जिस बंदे ने तुमको पॉइंट ब्लैंक 500 बोला था, वो बंदा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। ऑलराइट, ये अगर 3.5 लाख दे रहा है, 3.25 लाख अपने से ले रहा है आईडीसी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसके कंटेंट की। अगर उसके कंटेंट में देर इज एनीथिंग दैट सीम्स अनफेयर टू यू, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद देम एंड यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली सू देम, तुम उनके ऊपर लॉ सूट कर सकते हो। सो दे आर दैट मच ओपन। तो अपने को जो भी मीडिया फॉलो करना है, वी नीड टू फॉलो दिस बिजनेस मीडिया, क्योंकि दिस इज द मीडिया जो कॉर्पोरेट लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। So if they are speaking, if you want to speak with someone who is at a higher level position, उसके साथ तुम्हें कैसा
बात करना पड़ता है, हे हैव यू चेकड आउट दिस आर्टिकल बाय डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब तुम्हें दो रेफरेंसेस देने पड़े। पहला रेफरेंस तुम्हें देना पड़ा कि आर्टिकल कौन सा है, दूसरा रेफरेंस तुम्हें देना पड़ा किसने लिखा या फिर कहाँ पर वो आर्टिकल था। सो इफ यू वांट टू स्पीक विद समवन यू कैन जस्ट से कि अरे भाई तूने वो गूगल क्लाउड का आर्टिकल देखा क्या, द हिंदू के ऊपर आया था। नाउ यू आर साइटिंग द मीडिया ऑल्सो, यू आर क्लियरली टेलिंग कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर के अंदर गूगल क्लाउड का आर्टिकल आया, वो आर्टिकल तूने पढ़ा क्या। सो नाउ दिस इज गोइंग क्लियरर इनटू द कन्वर्सेशन पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं होता कि अरे तूने गूगल क्लाउड के बारे में सुना क्या, तो फिर क्या सुना, ऑब्वियसली उसने सुना है। यू शुड डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। व्हाई डू यू गेट टू द पॉइंट, क्योंकि मैनेजमेंट वालों के पास टाइम नहीं होता, ऑलराइट, दे डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट, दैट्स व्हाई दे स्पीक विद सो मच प्रिसीजन। तो ये जो तीन चीजें हैं ये कंपनी में कहाँ आती है। सो वी थॉट ऑफ द सिनेरियो ऑफ पप्पू एंड पप्पा, राइट। इफ यू जस्ट कंपेयर दैट सिनेरियो विथ अ कॉर्पोरेट थिंग, तो कॉर्पोरेट के अंदर बेसिकली अपने को कुछ लोग मिलेंगे। नाउ लेट्स लेट्स हैव सम नेम्स फॉर दिस पीपल। Right, and then you have CDO, alright, तो अब इनका रोल क्या है। वी हैव सीन अ सिनेरियो कि एक अपन है, अपन घूम रहे बेसिकली हर जगह पर। पप्पू ने कुछ बोला, अपन वो पापा की तरफ लेके गए, पापा ने कुछ बोला, अपन प्रोफेसर की तरफ गए, तो वी आर रोमिंग एवरीवेयर। So let's suppose that you are मैनेजर, क्योंकि ये जो घूमने वाला बंदा ये मैनेजर है। तो क्या होता है कि तुमने समझो क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लिया, यू लर्न दिस थिंग एंड यू वर्क इन अ स्टार्टअप। तो तुम्हारे स्टार्टअप को, दिस इज़ अ वेरी रिमोट सिनेरियो, लेकिन लेट्स से कि तुम्हारे स्टार्टअप में किसी को आइडिया नहीं है। लेट्स से तुम्हारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टार्टअप है, यू डू समथिंग विद द ऑटोमोबाइल थिंग्स। तो तुम क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हो, नाउ यू वांट टू कन्विंस दिस टू योर हायर अथॉरिटीज। तो तुम क्या करोगे, यू विल गो टू योर मैनेजर एंड यू विल टेल देम कि हम लोग इतना इतना स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, इवन दो वी आर अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट कंपनी, मुझे एक टेक्नोलॉजी पता है कंप्यूटर साइंस का जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। क्यों बेनिफिट होगा भाई, स्टोरेज नहीं लगेगा, सर्वर नहीं लगेंगे, अपना पैसा बचेगा। तो तुमने सबसे पहले कन्विंस किया मैनेजर को, तो मैनेजर को पता है कि भाई ठीक है, इसने जो टेक्नोलॉजी बनाया ये सही बनाया। सो व्हाट मैनेजर टेल्स यू इज डू वन थिंग, ड्राफ्ट अ प्रपोजल। प्रपोजल ड्राफ्ट करेंगे तो ऊपर क्योंकि प्रपोजल बताना पड़ता है, इन लोगों को प्रपोजल चाहिए। सो यू कम बैक, यू ड्राफ्ट अ प्रपोजल, यू गो टू मैनेजर, यू हैंड हिम ओवर द प्रपोजल। ये सारी चीज़ है। अब मैनेजर सबसे पहले जाता है सीटीओ के पास में। सीटीओ के पास में क्यों जाएगा, क्योंकि सीटीओ के नाम के अंदर ही टेक्नोलॉजी है। सो सीटीओ इज द टेक्निकल गाय, ऑलराइट, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो मैनेजर सबसे पहले जाएगा सीटीओ के पास में, सीटीओ देखेगा, सीटीओ बोलेगा ऑलराइट आई विल स्टडी इट। सीटीओ स्टडी करेगा टेक्नोलॉजी को। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकली साउंड है देन यू विल हैव अ गो अहेड बाय सीटीओ। सीटीओ जब हाँ बोल देता है तब जाना पड़ता है सीएफओ के पास में। अब ये जो सीटीओ था इसने हमारा काम किया है ऑथेंटिसिटी का, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है टेक्निकल में। तो ये जब हाँ बोलता है तो सोर्स ऑथेंटिक हो जाता है, ऑलराइट। जैसे तुम्हारे घर में कोई होता है अपना, कोई अगर बड़ा भाई, कोई कजिन वगैरह जिसने इंजीनियरिंग किया है या फिर जिसने कुछ किया है टेक्निकल फील्ड में, एंड अपन टेक्निकल फील्ड में है। सो लेट से हमें कोई टेक्नोलॉजी स्टडी करना है तो हम लेके आते हैं और हम उसको बताते हैं। तो अपने कंपनी, अपने घर वालों को कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसने हाँ बोल दिया तो घर वाले मान लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर भरोसा है, उसका पीटीआर है। तो सिमिलरली यहाँ पर सीटीओ ने हाँ बोल दिया तो कंपनी के बंदे ने हाँ बोला, तो वो फॉरवर्ड होता है सीएफओ के पास में। सीएफओ कौन है इधर, पप्पा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑलराइट। इज इट नॉट विजिबल टू एवरीवन एल्स? आई थिंक इट्स योर प्रॉब्लम शुभम। Yeah, they are able to see it. Please check your connection.
राइट। सो CFO का क्या है, CFO यहाँ पर है पप्पा। सो CFO इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये क्या करेगा, ये पैसे अलोकेट करेगा टू द प्रोजेक्ट। तो CFO के पास हम जाएंगे, मतलब मैनेजर जाएगा ऑब्वियसली, एंड देन ही विल टेल हिम कि ये प्रोजेक्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग का, CTO हैज़ गिवन अप्रूवल टू दिस प्रोजेक्ट, तो अभी भाई तो फटाफट पैसा दे दे। लेकिन CFO भी भाई पप्पा है, उसने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, तो वो डायरेक्टली गलत डिसीजन नहीं लेता। वो पहले बोलता है कि भाई ठीक है, CTO ने बोला, लेकिन तू मेरे को प्रूफ बता। CTO ने बोला, उसके बेसिस पे मैं तेरा प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुझे पैसे चाहिए तो पैसों के लिए मुझे प्रूफ लगेगा। और प्रूफ क्या होता है, प्रूफ होता है डॉक्यूमेंटेड, प्रूफ होता है वाइट पेपर। तो CFO बोलेगा भाई वाइट पेपर चाहिए, और वाइट पेपर का अप्रूवल देता है CIO। तो CFO क्या बोलता है, भाई तू पहले दौड़ के जा और CIO के पास से अप्रूवल लेके आ। तो जब तेरे को CTO और CIO दोनों अप्रूवल दे देंगे, तब मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा। तो अब अपना मैनेजर दौड़ के आएगा CIO के पास में, बैक टू दिस गाय, और इसको वो बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए अप्रूवल। CIO क्या करेगा, अभी अभी जो हमने IDC का सर्च मारा था, ये सर्च CIO मारेगा, और CIO बोलेगा कि भाई इसको लग रहा है 3.25 लाख। अगर प्रूफ चाहिए वाइट पेपर का तो उसको 3.25 लाख लगेंगे। 3.25 लाख अगर CFO देगा तो अपने को पैसे मिल जाएंगे, तो अपन रिसर्च पेपर ले लेंगे और वाइट पेपर से अपना प्रूफ भी हो जाएगा। तब मैं तुझे अप्रूवल दे सकता हूँ। क्योंकि CIO कौन है, CIO इज द इंफॉर्मेशन गाय, और इंफॉर्मेशन हमेशा डॉक्यूमेंटेड ही रिक्वायर्ड होती है। सो नाउ सिंस द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड, 3.25 लाख तो चाहिए फॉर रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, CFO बोल रहा है एक पैसा मिलेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस यू गिव द प्रूफ, और CIO बोल रहा है कि 3.25 लाख से नीचे प्रूफ मिलेगा नहीं। तो अभी आ गया यहाँ पर एक झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर लिए घर के अंदर होती है मम्मा, तो ये है CEO। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तब CEO पुट इन करता है, बिकॉज द टास्क ऑफ CEO is to make sure that all of the departments are coordinating with each other and they are working smoothly. तो अब CEO क्या करेगा, CEO will take the conversation into his hands, और वो बोलेगा कि भाई लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव अ क्विक चैट ओवर दिस। तो सारा इशू सुन लेगा। सारा इशू सुनने के बाद में CEO एक चीज़ को प्रेफर करता है, जिसे बोला जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या, समझो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर 5 लाख की लागत है और उसके अंदर से 10 लाख का प्रॉफिट है, तो रिस्क फैक्टर 50% का है। अगर आए तो 5 लाख आएंगे, गए तो 5 लाख चले भी जाएंगे। लेट्स कंसिडर अनदर सिनेरियो। 5 लाख की लागत है और 40 लाख का प्रॉफिट है। दिस इज अ फिजिबल रिस्क फैक्टर, क्योंकि 5 को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर 40 का प्रॉफिट आने वाला है। अगर 5 को इन्वेस्ट करके 5 का ही प्रॉफिट आएगा, देन दैट इज टू मच ऑफ अ रिस्क, तो उसे CEO नहीं लेता। तो अभी तुम्हारे केस में 3 लाख का रिस्क है। 3 लाख अगर डालेंगे तो हर महीने को लाखों का फायदा होगा। तो CEO क्या करेगा, CEO बोलेगा भाई चलो ठीक है, इसको फाइनेंस कर दो 3.25 लाख। अब तुम्हें 3.25 लाख फाइनेंस होंगे। 3.25 लाख फाइनेंस होकर आए CIO के पास में। CIO ने खरीदा वाइट पेपर। वाइट पेपर खरीदने के बाद में सबको पता चला कि भाई नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कोविड के अंदर भी इट इज़ प्रूविंग एज अ गुड टेक्नोलॉजी टू अस। ये होने के बाद में प्रूफ मिल गया, तो CFO ने अप्रूवल दे दिया। जैसे CFO ने अप्रूवल दे दिया, योर प्रोजेक्ट इज अप एंड रनिंग। तो इट इज द गेम ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड द रिसोर्स दैट यू आर फॉलोइंग। कहीं भी अगर जाओगे तो अगर ये दो चीज़ें इफ़ यू हैव देम क्लियर, देन इट इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि इन दोनों चीज़ों को डिनायल नहीं होता। इफ़ यू आर साइटिंग अ वेबसाइट दैट इज़ अ ग्लोबल फॉर्म, तो उसको डिनायल नहीं है। नो वन कैन से दैट लेट्स इग्नोर देयर डेफिनेशन फॉर अ बिट। यू कैन नॉट से, क्योंकि सामने वाले का औकात नहीं है उतना। बेसिकली अगर तुम किसी को बोलोगे क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेजोन, तो सामने वाला अगर बोलेगा कि भाई नहीं अमेजोन का डेफिनेशन नहीं, तो उसका औकात थोड़ी है कि वो अमेजोन के डेफिनेशन को नहीं बोले। इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी, इट इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन, एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग दैट कंपनी यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द साइंस एंड द पीपल बिहाइंड इट, क्योंकि यू आर श्योर कि जो भी होगा
वो इन लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लेके किया है, सो दे आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। तो ये चीज़ होती है इन द डोमेन ऑफ कॉरपोरेट, कि अपने को जो भी चीज़ सीखना है उस सीखने के हिसाब से ही शुरू कर दो, एंड दिस विल अप्लाई एट ईच एंड एवरी टॉपिक। ऑलराइट, अगर हम EC2 सीख रहे हैं तो EC2 क्या है हम सीखेंगे, क्यों सीख रहे हैं वो भी तुम्हें नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखो कुछ लोग होते हैं जो लेक्चर करते हैं, लेक्चर करने के बाद में वो क्या करते हैं, ब्लाइंडली वीडियो के ऊपर से एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। कैसा होता है, मोबाइल में वीडियो अगर चालू किया और लैपटॉप के ऊपर अगर कंसोल खोला तो देख देख के तो आराम से कर लोगे, क्योंकि अपन बेसिकली बंदर से ही इवॉल्व हुए, तो नकल तो आराम से हो जाती है अपनी। लेकिन पॉइंट क्या आता है, सब कुछ हो गया भाई, अपना इंस्टेंस डेटा सेंटर में कनेक्ट हो जाता है, और फिर इन बंदों को सवाल आता है कि अपन ने जो कनेक्शन किया ये कनेक्शन हुआ कैसे। सो इफ यू डिड नॉट नो कि तुमने प्रोटोकॉल कौन सा किया, तुमने SSH यूज किया या RDP यूज किया, तुमने जो कम्युनिकेशन सेटअप किया उसका सिक्योरिटी क्या था, इफ यू डू नॉट हैव आइडिया ऑफ दीज पैरामीटर्स, देन तुम्हें वाई का आइडिया है ही नहीं। ऑलराइट, एंड सिंस यू डू नॉट नो द वाई, इवन इफ तुम्हारा EC2 एग्जीक्यूट हो गया, इवन इफ तुम्हें वो आंख बंद करके इम्प्लीमेंट करना आता है, यू कैन नॉट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग EC2 अगर मैंने वो तुमसे सवाल पूछा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक अपना स्कूल कॉलेज एनीमोर चालू है, वो स्कूल कॉलेज ने अपने को गलत आदत लगा दी है, दैट दे नेवर टेल अस व्हाई। अगर व्हाई पहले बता दिया जाए तो बंदे खुद से सीखते हैं, बट दे डू नॉट टीच अस व्हाई। इसकी वजह से अपने को आदत नहीं है, लेकिन अपने को वो आदत बनाने की है। व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अ टेक्नोलॉजी, उसके साथ में अपने पैटर्न में देखो एग्जाम्पल होते ही है। ऑलराइट, सो यू हैव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से याद में तुम्हें रखते आएगा कि इसका रिलेशन क्या है। लेकिन अगर वाई समझोगे नहीं तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, एंड द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स। तो बाकी के मतलब जनरल सिनेरियो होता है कि पीपल वांट स्टूडेंट्स, आई वांट कि तुम अपने अपने स्टूडेंट बना लो। ऑलराइट, whenever we are studying with our course, अपने साथ में एक एक बंदे को पकड़ लो कि भाई ये है, इसको मैं सिखाऊंगा। ऑलराइट, ठान लेना है उसको, बस लेके बैठना और अपन ने एक्सप्लेन करने का। भले ही वो सुने ना सुने, सीखे ना सीखे, उसकी गलती है। लगे तो 10वीं वाले बच्चे को पकड़ लो, 12वीं वाले को पकड़ लो, डजेंट मैटर। अपना भी कोई प्री रिक्विजिट तो है नहीं। अपन ने प्री रिक्विजिट में क्या लिखा था, देयर वाज 0, बस प्रैक्टिस थी। तो तुम्हारी केस में फ़र्क इतना होगा कि तुम्हें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं। सामने वाला नहीं कर रहा है ना करे, अपने को क्या है, अपने को बस उसको एक्सप्लेन करने का है। अगर तुम्हें 10% भी एक्सप्लेनेशन देते आया ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, देन तुम्हें वो पूरा समझ गया, क्योंकि तुम्हें वाई समझा होगा, इसीलिए वो वाई इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा ही अपन ने देखा कि अपने को बिग डेटा भी सीखने का है। तो बिग डेटा सीखने का है बोला, और बिग डेटा का डोमेन भी बूमिंग है। बट देन व्हाई आर वी लर्निंग ओनली बिग डेटा? जब कल हमने कंसोल देखा था, इफ़ यू हैव पेड अटेंशन, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML के भी चीज़ें हैं। ऑलराइट, वहाँ पे सेज बेकर है, वहाँ पे IoT है AWS के अंदर। तो ये सारी सर्विसेज क्लाउड के ऊपर है। व्हाई आर वी गोइंग फॉर बिग डेटा ओनली? एक एस्पेक्ट हमने देखा था, दैट द टेक्नोलॉजी विच इज़ रूलिंग बिग डेटा राइट नाउ इज हडूप, एंड हडूप ने जो मार्केट शेयर कैप्चर किया है, दैट इज रियली ह्यूज। तो एक पर्सपेक्टिव हम कल देख चुके हैं, लेकिन एक चीज़ हम बार बार सुनते हैं कि हडूप जो है, बिग डेटा जो है, ये ट्रेंडिंग है, इट हैज़ कैप्चर्ड द मार्केट, ये सारी चीज़ें। बट व्हाट आर द स्टैट्स फॉर इट? ऑलराइट, तो हमें कुछ स्टैटिस्टिकली भी पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ होती है। क्योंकि देखो, अगर 10वीं वाले बंदे को जाके बोलोगे कि भाई इंस्टाग्राम पर फोटो आ रहे हैं ऐसा वैसा, तो वो बोलेगा तो क्या होता है, उनको स्टोर भी करना पड़ता है क्या? सो व्हेन यू आई एम सेइंग कि तुम्हें 10वीं वाले बच्चे को पढ़ाना है, तब यू नीड टू बी दैट मच प्रिपेयर्ड कि तुम्हें किसी को भी समझाते आए। तो यहाँ पर इफ वी गो हियर इंटरनेट लाइफ स्टैट्स, दिस टेल्स अस कि यहाँ पर एक दिन के अंदर कितनी एक्टिविटी हो रही है ऑन द होल इंटरनेट। सो ग्लोबली स्पीकिंग, गूगल सर्चेस 3 बिलियन से ज़्यादा है। ऑलराइट,
3 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग्स टुडे में लिखे गए। ऑलराइट, सो इट इज स्पीकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो ओनली। ये जीएमटी के हिसाब से रीसेट हो जाता है 12 बजे। ट्वीट्स है हर दिन के। इंस्टाग्राम के ऊपर 42 मिलियन पिक्स अपलोड हुए हैं सिर्फ आज के एक दिन में। 42 मिलियन को अगर 2 MB से भी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दिन का जो अपलोड जा रहा है वो टेराबाइट्स का जा रहा है। ऑलराइट, और हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं एचए का। तो एचए के अंदर द पॉइंट इज एक चीज का एक कॉपी नहीं रखना पड़ता, उसके 4-5 कॉपी रखने पड़ते। सो व्हेन यू से कि इनके पास 5 टेराबाइट का डेटा गया, वो एक्चुअली 5 टेराबाइट का स्टोरेज नहीं लगेगा, स्टोरेज लगेगा 15 टेराबाइट्स का, क्योंकि उन्हें बैकअप भी बनाना पड़ता है। तो इतना सारा डेटा रोज जनरेट हो रहा है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जा रहे हैं। अब ये व्यूड दे रहा है, अपलोडेड दे नहीं रहा है। लेकिन व्यूड क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब कोई वीडियो देखता है तब सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा है, वो तुम्हारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सीडीएन को यूज़ करके। इसका मतलब इंटरनेट यूज़ हो रहा है, इसका मतलब CO2 का एमिशन हो रहा है। ऑलराइट, सो द लास्ट पॉइंट यू हैव हियर इज CO2 एमिनेशन फ्रॉम द इंटरनेट, कि आज के दिन में इंटरनेट की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ इन द एनवायरमेंट। सो दिस गिव्स यू स्टैटिस्टिक्स फॉर एवरीथिंग। ये देखो, ये तो ट्रैफिक भी दे रहा है जीबीज के अंदर, तो 4 बिलियन जीबीज का ट्रैफिक है। सो दिस मीन्स क्लियरली डेटा जो स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो बिग डेटा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि ये कम होने वाला नहीं है। एंड अनटिल एंड अनलेस हम कोई क्वांटम कंप्यूटिंग मेथड नहीं ढूंढते, बिग डेटा इज गोइंग टू स्टे हियर, क्योंकि उसे रखना ही पड़ता है, उसे प्रोसेस करना ही पड़ता है। इन लोगों ने कंपनियां बना दी है, लेकिन साथ ही साथ में इनको मेंटेन भी करना है। इफ दे आर रिपिंग प्रॉफिट, सर्वर्स को हम सिर्फ मैनेज तो करना है, तो वो तो करेंगे ही, और वो तो नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे। सो दिस मीन्स कि हम जो बोल रहे हैं डेटा ग्रो हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो यहाँ पे प्रूव होता है। सो दिस गिव्स अस वन थिंग कि डेटा ग्रो हो रहा है। तो एक समझ गया कि बिग डेटा क्या है, और उसका प्रूफ भी मिल गया। ऑलराइट, व्हाट इज बिग डेटा के अंदर और एक चीज देख लेते हैं। नाउ वी अगेन गो फॉर डेफिनेशन। कुछ भी अगर सीखना है तो पहले डेफिनेशन को जाते हैं। तो ये है अपना पब्लिक मीडिया। ऑलराइट, अब ये गूगल ने डेफिनेशन प्रोड्यूस किया है। डेफिनेशन क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब कितना लार्ज पता नहीं, वेग डेफिनेशन। मे बी एनालाइज्ड, मे बी। ऑलराइट, डेफिनेशन के अंदर भी श्योरिटी नहीं है। सो मे बी एनालाइज्ड computationally to reveal pattern, trend and association, especially relating to human behavior and interaction। खत्म हो गया इनका डेफिनेशन। ऑलराइट, तो डेफिनेशन सही है, लेकिन 3 गलतियां है। पहली गलती है कि प्रिसाइज नहीं है। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब कितना? नो प्रिसीजन। मे बी मतलब नो अफॉर्मेशन। एंड थर्ड थिंग इज लिमिटेड स्कोप। तो 3 पैरामीटर के अंदर ये डेफिनेशन फेल हो गया। देन यू हैव विकीपीडिया, जिसको तो हम ले ही नहीं रहे। देन यू हैव सैस का डेफिनेशन, और फिर बिग डेटा के तो डेफिनेशन देने वाले सब लोग हैं। ठीक है, बेसिकली हर एक को बिग डेटा का डेफिनेशन पता है। और इनके अंदर तो अभी वो कोर्सेरा एंड देन यू हैव ऑल दोज अदर वेबसाइट्स जो भी ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, वो भी इसके अंदर तो अभी आए ही नहीं है उनके डेफिनेशन। तो अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे डेफिनेशन क्या होता है? यूट्यूब पे डेटा इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, उसको अगर एनालाइज करेंगे तो पैटर्न मिलेगा, पैटर्न मिलेगा तो अपन बिग डेटा सीखेंगे। लेकिन वाई नहीं बताया। ऑलराइट, इसके अंदर वाई क्लियर नहीं है। पैटर्न क्यों चाहिए अपने को, वो भी तो क्लियर नहीं बताया ना। नाउ लेट्स गो टू अ ऑथेंटिक सोर्स। तो ये हमारा दूसरा पार्टनर है। अभी जैसा आईडीसी है वो अपना पहला पार्टनर है, गार्टनर अपना दूसरा पार्टनर है डेफिनेशन के लिए। अपन ने सबसे पहले दिन को क्वाड्रेंट देखा था, AWS और GCP का, क्लाउड टेक्नोलॉजी का क्वाड्रेंट देखा था। सो द कंपनी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल इन कैरिंग आउट रिसर्च फॉर दैट क्वाड्रेंट इज गार्टनर। वो गार्टनर का क्वाड्रेंट था। ऑलराइट, इट इज कॉल्ड एज गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट बहुत सारी चीज़ों का है। सर्च करोगे तो समझेगा कि गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट बहुत सी चीज़ों का बनाता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली सेंट्रिक टू क्लाउड।
तो वैसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली दीज आर ऑल्सो रिसर्च गाइज, ये भी रिसर्च करते हैं, सर्वेस कैरी आउट करते हैं, एंड देन उसका जो भी रिजल्ट होता है वो पब्लिक होता है, इनका भी वाइट पेपर होता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा बाय गार्टनर। तो गार्टनर ने क्या बोला, बिग डेटा इज हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी इंफॉर्मेशन एसेट। तो एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट और हाई वैल्यू वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी, ये दिस हैज प्रिसीजन। ऑलराइट, इसके अंदर कहीं पे मे भी नहीं लिखा, इसके अंदर प्रिसीजन है और अफर्मेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम अपन ने सबने सिखाया अभी, ऑलराइट, को कुछ भी किया होगा तो 10th में और 12th में वॉल्यूम वगैरह तो सबने सीखा है, वेलोसिटी भी सबको पता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि साइज कैसा है विथ रिस्पेक्ट, अब हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं साइंस के अंदर, वो विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स होता है, ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स होता है, क्या लेंथ है वगैरह सब। यहाँ पर वॉल्यूम का सिंपल मतलब हुआ साइज। तो हाई वॉल्यूम मतलब हाई साइज होना चाहिए, ऑलराइट। दूसरी चीज आती है हाई वेलोसिटी। तो हाई वॉल्यूम के अंदर सवाल आता है कि भाई फिर हाई वॉल्यूम तो कितना वॉल्यूम, तो वहां पर नहीं रुकना, हाई वॉल्यूम के साथ में हाई वेलोसिटी भी होनी चाहिए, ऑलराइट। हाई वेलोसिटी और हाई वॉल्यूम को कपल करने के बाद क्या हो रहा है, तुम्हें लोअर थ्रेशोल्ड के चिंता करने की जरूरत नहीं, 2 GB के अंदर भी तुम्हें बिग डेटा मिल सकता है, ऑलराइट। मान लो कि 2 GB से तुमने स्टार्ट किया, लेकिन हर घंटे को 1 GB का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 महीने के अंदर तो बिग डेटा को पहुंच जाओगे ना, क्योंकि हर घंटे को हाई वेलोसिटी है। हाई वेलोसिटी मीन्स यूनिट पर टाइम, ऑलराइट, 1 यूनिट पर टाइम, 2 यूनिट पर टाइम कितना है तुम्हारा। तो तुम्हारे अगर 2 GB का यूनिट आ रहा है पर सेकेंड को, पर आवर को, पर डे को, तो यू हैव अ हाई वेलोसिटी एनवायरमेंट। तो हाई वेलोसिटी होने की वजह से हाई वॉल्यूम के अंदर तुम्हें लोअर लिमिट का थ्रेशोल्ड सोचना नहीं पड़ता, ऑलराइट, क्योंकि तुम्हारे पास अगर डेटा आने ही वाला है तो आज ना कल वो 1 महीने के बाद तो बिग डेटा हो ही जाएगा। एंड देन फाइनली यू हैव हाई वैरायटी। सो व्हाट डज हाई वैरायटी मीन्स, हाई वैरायटी सिंपली स्पीकिंग डेटा के फॉर्मेट होते हैं, ऑलराइट। सो अपने मोबाइल के अंदर इमेजेस है, इमेजेस का फॉर्मेट जेपेग, अपने पास वीडियोस है MP4, MKV, राइट। अपने पास में फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स, MP3, AAC, टेक्स्ट फाइल होता है, PDF होता है, बराबर। ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेट्स है, ये सब फाइल फॉर्मेट है। तो ऐसे ही डेटा के टाइप होते हैं, ऑलराइट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। तो जब तुम्हारे पास वैरायटी हो गई, ऐसा नहीं कि सारे इमेज आ गए, सारे टेक्स्ट आ गए, सारे PDF आ गए, नॉट लाइक दैट। अगर सारे टेक्स्ट आ रहे हैं देन यू आर नॉट हैविंग बिग डेटा, अगर वैरायटी है देन यू आर हैविंग बिग डेटा। तो ये 3 पैरामीटर होने चाहिए, हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी, इंफॉर्मेशन एसेट, और उसके आगे सेकेंड पार्ट, दैट डिमांड, ऑलराइट, नॉट मे बी, दैट डिमांड कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, उसको प्रोसेस करना है बिग डेटा को, यहाँ तक ये बंदा भी चला आया। प्रोसेसिंग कैसा करना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करना है, और दूसरा इनोवेटिव फॉर्म से करना है, ऑलराइट, ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करने हैं, ऑलराइट, नए मेथड से करना है। क्यों करना है, उसका जवाब यहाँ पर है, दैट इनेबल एनहांस्ड इंसाइट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। तो जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो प्रोसेसिंग करने के बाद में व्हाट वी शुड गेट इज, वी आर एमिंग फॉर इंसाइट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये तीनों चीज़ों को अभी, 2 चीज़ों को अभी देख सकते हैं हम, एनहांस्ड इंसाइट को एंड डिसीजन मेकिंग को। प्रोसेस ऑटोमेशन 2-3 वीक के बाद पता चलेगा। तो अभी फिलहाल जो देख सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। अगेन वी गो टू अ सिनेरियो, लोकल सिनेरियो है, देर इज अ गाय, लेट्स कंसिडर अ गाय अमंगस्ट यू। सो लेट्स से गोविंद, गोविंद वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ कंपनी, ऑलराइट, गोविंद के पास पैसा है, उसके पास लेट्स सपोज 50 लाख है। अब 50 लाख के साथ इस बंदे को कंपनी शुरू करनी है, एंड ही हैज़ नो आइडिया व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट विथ।
तो ये क्या करता है, इसके पास दो मेथड है। इसके पास पहला मेथड है बहुत सिंपल वाला और फोकट वाला। फोकट वाला मेथड कौन सा है, गोविंद चला जाए एक पान की टपरी पर या फिर एक चाय की टपरी पर, क्योंकि चाय की टपरी पर सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन लोग बैठे होते हैं। ऑल राइट, वॉट हैपन्स इज इट द एरर एनकाउंटरिंग टू एवरीवन? वॉइस लो सबके लिए है? नो। ऑल राइट। सो सो व्हाट हैपेंस इज, गोविंद के पास 50 लाख है, इसको बिजनेस स्टार्ट करना है। और इसके पास पहला वे क्या है, ये चला जाए चाय के दुकान पर, क्योंकि चाय के दुकान पर सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं। बराबर, वहाँ पे हर किसी के पास एक बिजनेस मॉडल है और हर किसी ने फिगर आउट कर लिया है कि कौन से बिजनेस में से कितना प्रॉफिट होता है। तो ये अगर वहाँ पे जाके बैठ जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो फोकट में बस बैठ के लोगों की बातें सुन सुन के इसको 10 बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। 10 बिजनेस आइडियाज एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग। और उसके ऊपर अगर इसे कोई बिजनेस आइडिया अच्छा लग गया, तो इसे क्या करना है, बस वो सामने वाले को एक चाय और एक सिगरेट पिला देनी है। तो वो पूरा उल्टी कर देगा उसकी आइडिया। वो पूरा बता देगा मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या होगा, और कैपिटल कितना लगने वाला है, प्रॉफिट कैसा निकालना है, सब कुछ। सो बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा फोकट में, पहले मेथड में। देन ही हैज सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है कि ही गोज टू अ कॉन्शियस गाय, ऑल राइट, अ रिसोर्सफुल गाय। सो लेट्स कंसिडर कि ही गोज टू जयेश। तो जयेश क्या है, जयेश हमारा डेटा इंजीनियर है। जयेश इज गुड विद डेटा एंड जयेश इज गुड विद इनसाइट्स। तो जयेश के पास अगर जाएगा तो जयेश इज नॉट अ बिजनेस गाय, लेकिन जयेश उसको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है। ऑल राइट, एक्सट्रैक्ट करके देगा इंफॉर्मेशन जयेश उसको। ये बिजनेस वाला नहीं है, लेकिन ये उसको डेटा देगा। तो अभी ये गोविंद पर डिपेंड करता है कि गोविंद का मेंटेलिटी कौन सा है। तो जो कॉमन लोग होते हैं, उनका मेंटेलिटी होता है कि भाई चाय की टपरी पे जाना है, फोकट में मिल जाएगा। क्योंकि जयेश के पास अगर जाएंगे तो जयेश 50,000 रुपये लेगा, सिर्फ और सिर्फ इंसाइट निकाल देने के। यस, दैट्स ट्रू, वो डेटा इंजीनियर है। वो हल्के में काम करेगा ही नहीं। काम 1 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, उसका कुछ स्टैंडर्ड है। तो वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से पेमेंट लेगा। तो वो 50,000 लेगा। इट डजेंट मैटर कि वो तुम्हें पूरा रिसर्च कर कैरी आउट करने के बाद में उसने तुम्हें बोला कि भाई तू चाय का बिजनेस डाल दे, चलेगा। 50,000 के बाद तुम्हें वो डिसीजन मिला, हो सकता है, लेकिन पैसे वो स्टिल 50,000 लेगा। क्योंकि ये अगर डिसीजन देगा तो ये तुम्हें डेटा के साथ में देगा, एक रिपोर्ट बना के देगा ये तुम्हें, कि इतने परसेंट सक्सेस रेट है, इतने इतने लोगों ने किया, इस एरिया में चलता है, वहां पर डिमांड है, ऐसा पूरा स्टैटिस्टिकली बताएगा। और वो चाय की टपरी वाला अपने को नहीं बता सकता स्टैटिस्टिकली। ऑलराइट। तो गोविंद को क्या पता चला, पता है क्या, गोविंद को पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डेटा ड्रिवन होती है। डेटा ड्रिवन मतलब क्या, उनका हर डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेटा। तो जो लोग डेटा के ऊपर से डिसीजन लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको पता चला कि भाई अपन अभी तो शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस में, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करती है। तो गोविंद ने सोचा भाई चलो ठीक है, 50 लाख है, 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ और 50,000 इन्वेस्ट करके एक बार इस फंडे को भी आजमा लेता हूँ डेटा के। सो नाउ गोविंद गोज टू जयेश। तो जयेश बोलेगा कि भाई इफ यू हैव एनी प्रायोरिटीज लेट मी नो। ऑल राइट। सो हाउ डू यू सर्च फॉर whether or not a business is in profit as of the current scenario? तो ये साइट है गूगल ट्रेंड्स, यू कैन विजिट दिस ऑल्सो। सो ये उसको बोला गोविंद कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रेस्टोरेंट्स और मुझे गेमिंग भी पसंद है, तो अगर बजट हो तो मैं 2 रेस्टोरेंट्स कर सकता हूँ। अब लेट्स कंसिडर द सिनेरियो ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के अंदर जयेश ने इंसाइट निकाला। रेस्टोरेंट के अंदर 2 से 3 टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं। बेसिक 2 सिनेरियो अगर देखोगे, तो या तो तुम जाके किसी की फ्रेंचाइज ले सकते हो, मैकडी की, बरिस्ता की फ्रेंचाइज ले लो, फ्रेंचाइज डाल दो। यू जस्ट हैव टू मैनेज द बेसिक थिंग्स, प्रोडक्ट वहाँ से मिलते हैं। ऑलराइट, एंड कस्टमर्स भी नाम के ऊपर से आते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू डू द पब्लिसिटी ऑल्सो, मार्केटिंग ऑल्सो, सेफ वे।
दूसरा वे होता है किसी को अगर खुद का कुछ करना है तो वो खुद का रेस्टोरेंट अपने हिसाब से थीम वगैरह डेवलप करके बना सकता है। ये दो रेस्टोरेंट के टाइप हुए। जयेश कैन कैरी आउट द रिसर्च विच ऑफ दीज टू टाइप्स इज मोर सक्सेसफुल। किसका सक्सेस रेट ज्यादा है, किसका फेलियर रेट ज्यादा है, इसका रिलेशन अब लगाते हैं इंस्टाग्राम से। लेट्स से कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमने देखा 42 मिलियन फोटोज एक दिन में अपलोड हुए। ऑलराइट, अपने सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लो कि 10,000 फोटो जो थे वो 10,000 फोटो लोगों ने रेस्टोरेंट में निकाले इनमें से, और 10,000 फोटो लोगों ने रेस्टोरेंट वाले अपलोड किए। इंडिविजुअली स्पीकिंग ये फोटोज कुछ भी नहीं कर रहे। ऑलराइट, इंडिविजुअली स्पीकिंग दे आर जस्ट सोशल मीडिया शोकेस। वो बस लोगों को बता रहे कि भाई मैं मैकडी में गई थी, मैं बरिस्ता में गई थी। दे आर जस्ट डूइंग दैट थिंग्स। बट कलेक्टिवली स्पीकिंग दे आर गिविंग यू अ फिगर कि 10,000 लोग एक दिन में रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं इन पुणे सिटी। जयेश विल डिग डाउन डीपर। तो जयेश सेग्रीगेट करेगा ये 10,000 में से मैकडी, बरिस्ता, पिज्जा हट, तो जो फ्रेंचाइज वाले थे वो कितने थे, एंड देन ही विल सेग्रीगेट कि जो सेपरेट रेस्टोरेंट्स में गए थीम्ड रेस्टोरेंट में वो कितने थे। अब जयेश को पहले ही आंकड़ा मिला कि भाई 6,000 लोग फ्रेंचाइज में जाते हैं, 4,000 लोग खुद के थीम्ड वाले जो होते हैं रेस्टोरेंट्स वहां पर जाना प्रेफर करते हैं। पहला ही आंकड़ा जो मिला है वो पहला आंकड़ा मिला है इन द फेवर ऑफ फ्रेंचाइज। जयेश दूसरा आंकड़ा निकालता है। दूसरा आंकड़ा है कि सक्सेस रेट कैसा है। हाउ डू यू कैलकुलेट द सक्सेस रेट? 10 फ्रेंचाइज चालू हुई, 5 चली, 5 बंद हो गई। 10 थीम रेस्टोरेंट चालू हुए, 7 चले, 3 बंद हो गए। ये होता है सक्सेस रेट। तो इधर 70% सक्सेस रेट है, उधर 50%। जयेश ने अब सक्सेस रेट निकाला। इसी तरह से वन बाय वन करके जयेश इनसाइट निकालता जाएगा, एंड फाइनली कंपेयरिंग ऑन 10 पैरामीटर्स, 20 पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू हिज स्पेशलिटी, जयेश विल कैरी आउट अ डिसीजन कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट तुम कौन सा खोल सकते हो, वेदर यू शुड गो फॉर फ्रेंचाइज और वेदर यू शुड क्रिएट अ थीम्ड रेस्टोरेंट। तो अभी इसके पास में इंसाइट है फॉर ऑल दोज थिंग्स। और इंसाइट कहाँ से आया? अपनी केस में इंस्टाग्राम के ऊपर से। तो इसने उतने सारे इमेजेस को एनालाइज किया, उसके अंदर ट्रेंड ढूंढा, पैटर्न ढूंढा, और उस पैटर्न की वजह से क्या हुआ, लेट्स से कि फ्रेंचाइज को शुरू करने के लिए 35 लाख का इनिशियल कैपिटल लगता है, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और देन 5-10 लाख लगता है एक साल तक उसको चलाने के लिए। तो 45 लाख उधर लगने वाले। थीम रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हें 25 लाख लगने वाले, क्योंकि तुम अपने हिसाब से लोकेशन लोगे, अपने हिसाब से थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करके, इंडियन जुगाड़ वगैरह यूज करके डेकोरेशन वगैरह सब करोगे, तो कम पैसे में कर सकोगे। तो यहाँ पर 25 लाख में किया, और पता चला कि एट दी एंड रिजल्ट ऐसा आया कि फ्रेंचाइज से बेटर इज थीम रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर तुम फ्री हो तो तुम ज़्यादा खुद का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज़्यादा बेनिफिट थीम रेस्टोरेंट में मिलता है और फ्रेंचाइज में कम मिलता है। इस 50,000 की इन्वेस्टमेंट से व्हाट गोविंद हैज बेनिफिटेड इज उसने अपना लॉस अवॉइड किया, अ लॉस ऑफ 50 लैक्स, 45 लैक्स का लॉस उसे अवॉइड हुआ। ऑलराइट, सो एज सेफ एज फ्रेंचाइज साउंड्स वो नहीं है। लगता है सेफ है बट इट इज नॉट। एनालिटिकली स्पीकिंग थीम रेस्टोरेंट में रिस्क ज्यादा है, लेकिन स्टैटिस्टिकली वो बेटर प्रूवन है फॉर बिजनेस। ये अगर डिसीजन इसने डेटा ड्रिवन तरीके से लिया गोविंद ने, तो नाउ ही इज सेविंग द मनी। और अगर उसने टपरी वाले से लिया होता तो ही इज एट रिस्क। मे बी उसका बिजनेस चल जाए, मे बी ना चले। नाउ द थिंग इज मे बी के ऊपर तुम कितना रिलाय करोगे, दैट इज द थिंग। एंड कॉर्पोरेट पीपल डू नॉट रिलाय ऑन मे बी। अगर बिजनेस डिसीजन 50 लाख का है तो कोई भी मे बी के ऊपर नहीं लेता। पीपल वांट सर्टेनिटी, होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, येस और नो, दैट्स व्हाट दे वांट। तो वहां पर प्रिसीजन की जरूरत होती है। तो लेट्स सी, अपन भी सर्च मार के देखते हैं। So let's search this restaurant. All right. तो सर्च टर्म के अंदर व्हेन यू इनपुट दिस, सबसे पहला सेग्रीगेशन वी गेट इज कंट्री। कहाँ पर चाहिए, वर्ल्ड वाइड चाहिए या कोई स्पेसिफिक कंट्री? सो वी से इंडिया। इंडिया के अंदर द सेकेंड पैरामीटर यू गेट इज
द ड्यूरेशन, तुम्हें कब का चाहिए। ऑलराइट, सो वी विल से 2004 टू प्रेजेंट। अब यहाँ पे ये जो 2004 है, ये 2004 क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं है, इसका रीजन अपने डायरेक्टली जीसीपी वाले सेशन में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि जो लास्ट डेटा है हमारे पास वो 2004 का है, उसके पहले का डेटा हमारे पास नहीं है ऑन गूगल ट्रेंड्स। देन यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह होती है, अगर सेग्रीगेशन चाहिए तो हम कुछ कैटेगरिकली उतना डीप में नहीं जाएंगे। वी जस्ट वांट प्लेन वेब सर्च फॉर रेस्टोरेंट। तो इंडिया के अंदर इट इज गिविंग अस द ट्रेंड, तो ट्रेंड के हिसाब से स्पीक करेंगे तो हमें लगता है कि भाई ये जो है ये बूम हो रहा है, 100% पर ये पहुंचा था रिसेंट ड्यूरेशन में, अक्टूबर के बाद में। सो इसके अंदर प्रॉफिट है। व्हेन वी स्क्रॉल डाउन इट इज गिविंग अस सब रीजन। तो सब रीजन के अंदर अभी गोविंद को तो शुरू करना है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन पहले 5 में यू डोंट है महाराष्ट्र। द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट सर्च होता है दैट इज गोवा। तो अब गोविंद या तो गोवा को जा सकता है या तो फिर आगे सर्च कर सकता है। सो लेट्स सर्च इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे पता चला कि भाई रेस्टोरेंट के बारे में पूरे इंडिया में अपन 8 नंबर पर आएंगे, महाराष्ट्र स्टेट। लेट्स सिलेक्ट दिस, इसको सिलेक्ट किया। नाउ देयर इज अ कनेंड्रम बिकॉज गोविंद वांट्स टू स्टार्ट इन पुणे, लेकिन पहले 5 के अंदर पुणे आ ही नहीं रहा। गोविंद गोज नेक्स्ट, 6वें नंबर पे ही इज गेटिंग पिंपरी चिंचवड। ऑलराइट, स्टिल पुणे नहीं है, पुणे इज द लास्ट नंबर 13। तो गोविंद को एक बात पता चली, भाई पुणे में अगर शुरू करना है तो सेफेस्ट डिसीजन होगा कि पिंपरी चिंचवड को मैं जाऊँ, क्योंकि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ज़्यादा सर्चेस यहाँ से आ रहे हैं। तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला इनसाइट विथ द ड्यूरेशन, विथ द कीवर्ड, विथ द रीजन। तो कहाँ पे करना है, क्या करना है, कैसा करना है, सब कुछ मिला। इसके अंदर इफ़ यू वांट अब इटालियन खोलना है या थीम्ड खोलना है या कॉन्टिनेंटल खोलना है, सर्च कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंपेयर दिस। गोविंद हैड सेकंड प्रेफरेंस एज गेमिंग, तो गेमिंग को सर्च करते हैं। ऑलराइट, लेट्स रिमूव दिस। इंडिविजुअल सर्च करेंगे पहले, कंपेयर बाद में करेंगे। सो इफ यू सर्च फॉर गेमिंग, अभी इसे, अब देखो ये लास्ट वाला फिल्टर हमारा फेच कर लिया, ठीक है। तो हम इंडिया को जाएंगे फिर से। तो इंडिया वाइड जो फिल्टर है ये ऐसा है, एज कंपेयर टू रेस्टोरेंट गेमिंग बहुत ही लो सर्च हो रहा है। ऑलराइट, आई मीन इस जगह पर तो ऑलमोस्ट इट इज लेस देन 25%, जो कि रेस्टोरेंट कभी नहीं है। देन इफ यू कंसिडर द रीजन्स, अब देखो यहाँ पर एक स्टैगरिंग डिफरेंस है। इंडिया के अंदर अपना मेंटेलिटी क्या है, एयरटेल और आइडिया ने अपने को, वोडाफोन ने ऐड बता बता के क्या बताया कि भाई यहाँ के जो रीजन्स हैं, यहाँ के रीजन के अंदर नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन अगर सर्च करोगे तो देखो गेमिंग के अंदर वो रीजन के सर्चेस ज़्यादा है, दे आर मोर फॉरवर्ड देन द सेंट्रल और अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो साइड वाला पार्ट है ये ज़्यादा फॉरवर्ड है, देखो सारा मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ फियास्को क्रिएटेड बाय एडवर्टीजमेंट। उन्होंने अपने को बताया, अपने को लगा भाई उधर तो रेंज ही नहीं होती, तो उधर लोग क्या सीखेंगे। एक्चुअली स्पीकिंग उधर लोग गेमिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, और गेमिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन और प्रोसेसर दोनों अच्छा चाहिए, पहले ही दिन ही अपन ने स्टडी कर लिया। सो व्हाट दिस मीन्स इज व्हेन यू इनसाइट into data, we reveal patterns that are not known earlier. All right, तो ये जो enhanced decision है ना, enhanced insight है, this is what अपने को डेटा देता है। पहला एग्जांपल हमने जो देखा डेटा ड्रिवन, उसके अंदर क्या था, हमने डिसीजन मेकिंग किया था। गोविंद हैड 2 ऑप्शंस, कहाँ पर जाना है, फ्रेंचाइज खोलने या थीम्ड करना है, तो एक डिसीजन किया। यहाँ पर भी डिसीजन करेंगे, फर्स्ट थिंग मिलता है इनसाइट। पहले हमको इनसाइट मिला कि भाई अपने यहाँ पे गेमिंग बहुत कम सर्च होता है। देखो वी आर अप टू 15 पॉइंट्स, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग महाराष्ट्र देयर। सो व्हेन वी गो टू द 25th पॉइंट, तब हमें जाके महाराष्ट्र मिला। तो 35 सब रीजन है और उसमें से 25th नंबर पर महाराष्ट्र है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। व्हाट दिस मीन्स इज, गेमिंग का बिजनेस अगर करना है तो महाराष्ट्र में मत करो। महाराष्ट्र में करना है तो रेस्टोरेंट बेनिफिशियल है।
बिकॉज वो 5 नंबर पर तो था एटलीस्ट, राइट? यहाँ पर तो वो भी नहीं है। नाउ लेट्स कंपेयर। कंपेयर क्यों करना पड़ता है? देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है 1, 25, 50, 75, 100। दिस इज परसेंटेज। आर दे टेलिंग अस द काउंट, कितने सर्चेस है? दे आर नॉट टेलिंग अस कि काउंट क्या है। तो इसके लिए हमें कंपैरेटिव देखना पड़ेगा। कंपैरेटिव देखेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा। लेट्स गो फॉर रेस्टोरेंट and now we have an insight. All right, now this is giving us a comparative graph. अब कंपैरेटिव ग्राफ कैसा है? गेमिंग के जब 6 सर्चेस हो रहे तब रेस्टोरेंट के 33 सर्चेस हो रहे। ऑलराइट, दिस इज अ कंपैरेटिव ग्राफ नाउ। तो अभी अपन आंकड़े प्रोड्यूस कर सकते हैं। गेमिंग के 6000 सर्चेस होंगे तो रेस्टोरेंट के 33,000 सर्चेस होंगे। ऑलराइट, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस सिनेरियो हियर। देखो, नाउ द डेटा इज टेलिंग ट्रूथ और नॉट, ये हमको समझेगा। तो ये कब का है? दिस इज February 2020, मतलब जब लॉकडाउन इनिशिएट हुआ इंडिया में। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, रेस्टोरेंट वाला जो ग्राफ है वो February 20 से गिरना चालू हो गया, और गेमिंग वाला जो ग्राफ है वो February 20 से बढ़ना चालू हो गया। ऑलराइट, स्टैगरिंग डिफरेंस। अप्रैल के अंदर जब अनलॉक इनिशिएशन का बात हो रहा था तब धीरे धीरे रेस्टोरेंट थोड़ा सा अपको स्पाइक हुआ, लेकिन गेमिंग इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और 2 महीने के अंदर रेस्टोरेंट पूरा गिर चुका है। लुक एट दिस, ये कहाँ पर था? 89% सर्चेस थे, ठीक है, मतलब 100% के करीब करीब था वो, और वो वहां से गिर के 24% के ऊपर आ गया। और एज अपोज टू दैट, गेमिंग के जहाँ पर 10 सर्चेस हो रहे थे वो 17 पे चले गए, 27 पर चले गए, राइट? सो व्हाट दिस मीन्स इज गेमिंग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी ऐसा कंडीशन है कि रेस्टोरेंट 29 पे आया है और गेमिंग 26 पे, तो गेमिंग रेस्टोरेंट को ओवरटेक भी कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ कि जो डेटा हम पढ़ रहे हैं वो डेटा एक्चुअल है, राइट? क्योंकि अगर एक्चुअल नहीं होता तो हमें ये कोविड वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता। अगर हम एक घटना वेरीफाई कर सकते हैं तो स्टैटिस्टिकली पीछे चले जाओ, रिसेशन वाले टाइम की ड्यूरेशन में देखो, रिसेशन के टाइम पे भी तुमको पता चलेगा कि भाई ये डेटा करेक्ट दे रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज डेटा कैन नॉट लाई। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट को हम वेरीफाई करके हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इनसाइट, उसे हम बोले एनहांस्ड इनसाइट। देखो यहाँ पे वी कैन नाउ क्रिएट कंपैरेटिव ग्राफ्स। तो ये देखो, इसने अपने को पाई चार्ट दे दिया। अगर ऐसा अभी रिपोर्ट बना के जज देगा तो भाई ऑब्वियसली 50,000 लेगा, क्योंकि उसने तुमको उतना क्वालिटी डेटा दिया है। तुम्हें तो लग रहा था कि भाई मणिपुर मिजोरम के अंदर नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पे तो बात ही नहीं होती। बाद में पता चला कि भाई गेमर लोग वहाँ के आगे बढ़ गए, लेकिन कब पता चला? व्हेन यू विजिट द डेटा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ईच एंड एवरी प्लेस पर जाए और ईच एंड एवरी जगह का हमें फिलोसॉफी पता हो। इफ़ वी एनालाइज द डेटा तो हमें वो चीज़ें मिल सकती है। सो द रीज़न कि बिग डेटा हम सीखते हैं इज़ बिकॉज बिजनेस बिजनेस के अंदर जो पैसा सेव हो रहा है और जो पैसा आ रहा है वो बिग डेटा से आ रहा है, एंड दैट इज वाई बिग डेटा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड क्लाउड हैज जस्ट गिवन अ बूस्ट टू दिस बिग डेटा। इसीलिए अपन इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अभी ये डिसीजन को अगर कंपेयर करेंगे, ये डेफिनेशन को अगर कंपेयर करेंगे, then this is a complete definition. This is not ruling out any possibilities. Alright, अब इसने ऐसा बोला क्या कि जो इंसाइट निकलने वाले वो ह्यूमन बिहेवियर के निकलेंगे? नो, नॉट नेसेसरीली। ह्यूमन बिहेवियर छोड़ के भी हो सकता है ना। देखो, अब यहाँ पर फैक्टर कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है? दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज कोरोना। ऑलराइट, कोविड अगर इम्पैक्ट कर रहा है, इज कोविड अ ह्यूमन फैक्टर? नो, इट हैज अफेक्टेड द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा, इट इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एंटिटी हियर। So when you are saying human behavior, you are enclosing the scope, but when you are making it broader into the terms of information and into the terms of decision making, then you are increasing the scope of your definition. तो ये definition का जो scope है ये इतना बड़ा है।
कल हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन सीखने के लिए पूरा लेक्चर लगा दिया, आज बिग डेटा सीखने के लिए पूरा लेक्चर लग गया। ऑलराइट, बिकॉज डेफिनेशंस आर दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस डेफिनेशंस, क्योंकि इन सिर्फ डेफिनेशंस के बेसिस के ऊपर यू कैन ट्विस्ट योर इंटरव्यू। इस सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर नाउ लुक, अगर इतनी बड़ी बात अपन ने की है, अब देखो ये एक्चुअली अपन ने जो सर्च किया, व्हाट इज दिस? दिस इज इनटू द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट केस स्टडी। अगर तुम इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनते हो, ये एक बार सर्च करके देखते हो गूगल ट्रेंड्स का, और इसके ऊपर दो टॉपिक लो, दो टॉपिक के रिजल्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, ग्राफ मिल जाएंगे, ग्राफ के फोटोज ले लो, एक 20 पेज का आर्टिकल बना लो, दैट इज योर केस स्टडी। खत्म। तुम्हें जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक चूज कर लो और एक केस स्टडी अपना बना दो, जो भी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का बनाना है, एडब्ल्यूएस वर्सेस जीसीपी बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक तुम अपना 20 पन्ने का केस स्टडी बना सकते हो, राइट? दैट इज द पावर ऑफ नोइंग व्हाई। अगर व्हाई समझ गया, अगर डेफिनेशन समझे, तो अभी तो बिग डेटा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर से सिर्फ तुम्हें केस स्टडी बना सकते हो बाय ओनली रेफरिंग टू अ 30-40 मिनट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर। तो ऐसे ही अपन जो आगे देखेंगे चीज़ें, वहाँ पे हर सेपरेट चीज़ के ऊपर देखो तुम्हारा अलग अलग तरीके से रेज्यूमे बन सकता है। ऑलराइट, वी आर कवरिंग अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स हियर, तो अपने जो है वो रेज्यूमे बहुत डाइवर्स बन सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू फॉलो द गुरुकुल वाला फिलोसॉफी। ऑलराइट, गुरुकुल वाला फिलोसॉफी कैसा था भाई? सब लोग है, सबको गुरुकुल में डाल देते थे, पांचों के पांचों पांडवों को पहले जो स्किल मिलेंगी वो सेम मिलेंगे, फिर उनका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में पता चला कि भाई अर्जुन इज गुड विद बो एंड एरो एंड भीम इज गुड विद हिज गदा, तो सेग्रीगेशन हो गया। अब उसका जो स्किल डेवलप होगा वो सिर्फ गदा वाला होगा, इसका जो डेवलप होगा वो तीर कमान वाला। डजेंट मीन कि अर्जुन को गदा यूज नहीं करते आती, डजेंट मीन कि भीम को तीर कमान यूज नहीं करते आता। सो सिमिलर थिंग अपन फॉलो करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स, बट डज नॉट मीन कि रेज्यूमे पे सब कुछ लिखेंगे और रेज्यूमे के अंदर वो खिचड़ी बना देंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट स्पेशलाइजेशन रेज्यूमे। ऑलराइट, तो स्पेशलाइजेशन रेज्यूमे के अंदर हर एक का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होगा। ऑलराइट, और ये स्पेशलाइजेशन कहाँ से आता है? नथिंग बट इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो हर एक का किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होगा। ऑलराइट, एट कोर यू आर अट्रैक्टेड टू समथिंग, वो जो चीज होगी, वो जो डोमेन होगा, दैट इज योर स्पेशलाइजेशन डोमेन। ऑलराइट, अब ये जैसा केस स्टडी तुमने बनाया, ऐसा केस स्टडी तुम रोज एक बना सकते हो। ऑलराइट, अगर बस 15 मिनट भी उसको दो, 20 पन्ने का नहीं बनाने का, क्या करने का, बस 10-15 लाइन के अंदर पूरे केस स्टडी का जिस्ट लिख देने का, जो भी हमने सर्च किया है वो बस 10-15 लाइंस के अंदर लिख देने का अपने पेज के ऊपर। लेकिन रोज अगर एक केस स्टडी करोगे तो भाई 3 महीने के अंदर तो 4-5 साल वाले एक्सपीरियंस को बीट कर दोगे तुम। ऑलराइट, इजीली यू कैन बीट समवन हु हैज 3-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि तुम्हें व्हाई पता है, तुम वो ह्यूमन बिहेवियर को लेके नहीं घूम रहे। तो इफ यू वांट केस स्टडीज, इसको अपनी भाषा में बोला जाता है कस्टमर सक्सेस स्टोरीज। कस्टमर सक्सेस स्टोरीज किसका? एडब्ल्यूएस। देखो, तो एडब्ल्यूएस के अंदर देखो अमेजॉन केस स्टडीज आ गए, इसके अंदर अगर जाओगे तो देखो एडब्ल्यूएस कस्टमर सक्सेस, एंड नाउ यहाँ पर तुम्हें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग कंपनीज मिलेंगे। देखो फिल्टर बाय लोकेशन है, इंडस्ट्री है। नाउ दिस इंडस्ट्री इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन योर इंटरेस्ट। तो तुम्हें इंटरेस्ट किस में है? वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन ऑटोमोटिव, यू आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, जो भी चाहिए। ऑलराइट, देखो ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ है यहाँ पर। तो बेसिकली क्लाउड इज इनटू ईच एंड एवरी डोमेन। तो ऐसा मत सोचना कि अपन ने क्लाउड सीखा तो अपने को इन्फोसिस और टीसीएस में जॉब मिलेगा। हो सकता है तुम एग्रो इंडस्ट्री में भी जाओ, हो सकता है तुम कल जॉनसन एंड जॉनसन को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज बेसिकली एवरीवन इज हैविंग अ क्लाउड डिपार्टमेंट नाउअडेज। तो ये हर जगह पर है और इसके अंदर गवर्नमेंट भी आता है। ऑलराइट, सो यू कैन ज्वाइन एनी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट कौन सा चूज करना है, ये 1 महीने के बाद तुम्हारा टास्क है। अभी के लिए यू कैन जस्ट गो हियर,
रैंडमली कुछ कस्टमर सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हो, या अपन ने जैसा रिसर्च किया इसके ऊपर से एक आध दूसरा केस स्टडी खुद बना सकते हो और खुद थोड़ा सा स्किल डेवलप कर सकते हो। ये जो राइटिंग है ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज व्हेन यू राइट यू गेट कंफर्टेबल विथ योर ओन थॉट्स एंड यू गेट अ क्लैरिटी ऑन हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स। तो जब अपने को अपने विचार सामने वाले को बताते आए, दैट इज द रियल गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अगर तुम सामने वाले को बता सकते हो वॉट एवर योर एजेंडा इज, देन दैट इज अल्टीमेटली यू आर सक्सेस। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखना शुरू करो, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें जो भी लगा एक महीने के अंदर वो डोमेन यू कन्वे अस, एंड ऑन दैट डोमेन ओनली you will move forward. So that's how case study are going to play a role in our scenario.